नमस्कार। हाँ, नमस्कार, नमस्कार सर। हम बातचीत कर रहे हैं कवि, लेखक, आलोचक डॉक्टर अनीत पुष्कर जी के साथ कोलकाता से। तो हम लोग जिस रूप में आईआईटी बाबा अभय सिंह अग्रवाल को देख रहे हैं और जिस तरह से उनके अंदर जो कुछ भी सवाल रहे हैं और जो उठा रहे हैं और जो अपने आप में भी सवाल के घेरे में आ रहे हैं, तो कभी वो लग रहा है कि अनार्किस्ट है, कभी लग रहा है कि आउटसाइडर है। और आप भी कई एंगल से उनकी व्याख्या कर चुके हैं। अभी आप किस एंगल पर पहुंचे हैं जी? जी, मैं एक चीज इसमें जोड़ना चाहता हूँ। लगातार हम लोग चूंकि बात कर रहे हैं अभय को लेकर के, उन विभिन्न मुद्दों से जुड़े होकर के कभी हम मनोविश्लेषण कर रहे होते हैं, उसके दिमाग का, उसके चरित्र का, उसके व्यक्तित्व का, उसके व्यवहार का, या फिर हम कभी उसकी चेतना पर बात कर रहे होते हैं, या फिर उसकी वाणी द्वारा कहे गए जितने भी आकार प्रकार दर्शन और विज्ञान है उन पर बात कर रहे होते हैं। अब जो एक हमारे पास कुल मिलाकर के अभी तक जितनी चीजें सामने आई हैं उनमें ये लगा देख करके कि मूलतः जो अभय हैं वो अपने आत्म विकास की यात्रा पर निकले हुए हैं। और जैसा कि मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने स्वयं भी कहा है कि मैं सीख रहा हूँ, मैं तो खुद के भीतर ढूंढ रहा हूँ, मैं खुद को भी खोज रहा हूँ। उन्होंने कई बार इस बात को कहा है और कई कई तरह से कहा है। और आई एम नथिंग, मैं कुछ नहीं हूँ। तो ये बात जो है, द आउटसाइडर जो किताब लिखते हैं कॉलिन विल्सन, उनके बहाने से अगर हम इस आत्म यात्रा को समझें, आत्म विकास की यात्रा को समझें, तो मालूम होता है कि उन्होंने जैसा कहा, आत्म विकास की जो अंतिम यात्रा होती है वहां जब कोई निकलता है तो उसकी शुरुआत अजनबी की तरह होती है और अंत संत की तरह। तो अभी ये जो पूरी की पूरी यात्रा है, यह पूरी की पूरी यात्रा अंतिम नहीं है, अजनबी की तरह है। और इस अजनबियत में उन्होंने क्या क्या खोया है, क्या क्या पाया है, वह स्वयं अजनबी हो गए हैं, खुद से, समाज से, और अपने जो परिवेश है जहां से उन्होंने पढ़ाई लिखाई की उस परिवेश से, या फिर चेतना में जो ज्ञान है उस ज्ञान का उपयोग करने के लिए वो है एक स्तर ऊपर उठ गए हैं, मोह से, माया से, और उन सारे राग द्वेष प्रेम स्नेह और कदाचार सदाचार से, जो सारी चीजें एक सामाजिक जो सांस्कृतिक क्या नाम है संरचना है उसका निर्माण करती हैं। तो ऐसे में हम इस बात को ठीक ठीक अगर समझना चाहें कि यह आत्म विकास की जो यात्रा है खासकर, और अगर उनके हम कुछ ऑब्जर्वेशंस को देखें खासकर, तो वो कई बार इस तरह की चीजें कहते हुए पाए जाते हैं कि जो गीता का उनका अपना मानना है, जो रामायण में उन्होंने कहा है सीता को लेकर के, इसी तरह से कृष्ण को लेकर के, राम को लेकर के, जैसे उनकी एक बड़ी अच्छी बात हमें समझ में आई कि किसी पत्रकार ने पूछा भी था इसी सिलसिले में, आत्मविकास की यात्रा हम आज जब ये विषय ले रहे हैं तो इसी से समझेंगे। उन्होंने कहा कि देखिए, कृष्ण अवतार, राम भगवान या कृष्ण भगवान, उसके बाद आप अपने आप को स्वयं भगवान मान रहे हैं। तो उन्होंने बहुत साफ कहा कि आप ये बताइए कि राम और कृष्ण के बाद तो बुद्ध हुए हैं, बुद्ध कौन थे, कहां से आए, अवतार हुआ था या पैदा हुए थे? पैदा हुए तो वो अवतार क्या था? वो अवतार कब बुद्ध के रूप में चरित्र उसका निर्मित हुआ? ये बड़ी मजेदार बात है। यानी आत्म विकास की पूरी यात्रा को अगर आप देखें तो बुद्ध से बुद्धत्व तक की यात्रा, यानी चेतना का वह निर्माण, महा परिनिर्वाण जिसे हम लोग कह सकते हैं, या चेतना के उस स्तर तक चले जाना जहां देह का। और मैंने आपको एक बात याद दिलाने की कोशिश की है, पहले भी जैसा हम लोग बात कर रहे थे कि अरस्तु का एक मामला ऐसे में आया था सोल का, कि 3 तरह से सोल हमारे यहाँ काम करती है। उनकी एक किताब है और उस सोल को लेकर के उन्होंने कहा कि शरीर से भीतर एक कवच है, शरीर, आत्मा उसके भीतर है। और दूसरा, आत्मा कभी कभी क्या करती है, अपने जो यानी अपने खत्म हो जाने वाले शरीर को
छोड़ करके एक ऐसे शरीर को धारण कर लेती है जिसके लिए वह तैयार नहीं है। यानी शरीर की जो क्रियाकलाप है, शरीर की जो इंद्रियां हैं और शरीर की जो चेतन अवस्था है, वो विकास यात्रा में, शरीर की अपनी विकास यात्रा है और आत्मा की अपनी विकास यात्रा है। इसके बीच में आत्म की विकास यात्रा को देखना होगा हमको। तो वो अरस्तु कहते हैं कि ये आत्मा बुरी संगति में भी कई बार जाती है। यानी वो संगति कहते हैं वो आत्मा की बुरी संगति नहीं है, वो शरीर की बुरी संगतियां हैं, वो इंद्रियों की बुरी संगतियां हैं, वो विचारों की बुरी संगतियां हैं, वो सत्संगों की बुरी संगतियां हैं। जैसा सत्संग वैसा व्यवहार। तो ऐसे में इस बात को समझा जाना चाहिए कि इनके पास जिस तरह की आत्मा का अनावरण हुआ है उसे हम विभिन्न प्रकार से देख रहे हैं। एक चीज तो ये है। दूसरा, जब वो एक स्त्रीत्व की बात करते हैं, फेमिनिन की बात करते हैं, इस आत्म विकास की यात्रा में आप देखिए कि उनके भीतर का एक जेन्यून जो मुख्य मुद्दा है वो फेमिनिन अप्रोच है। उस अप्रोच में हमारे यहाँ भारतवर्ष में खासकर ये पढ़ाई लिखाई उन्होंने बहुत अच्छे से की है कि दर्शन को भी पढ़ने के लिए उन्हें विशेष किताबों की जरूरत नहीं पड़ती है। वो कुछ हिस्से दर्शन के मूल रूप में पढ़ते हैं और उनके व्यवहार जगत का अध्ययन करते हैं बाकायदा। जैसे श्रीमद् भागवत गीता के जो ज्ञान, कर्म, भक्ति, योग का जो दर्शन है उसका उन्होंने उपयोग किया है अपने व्यवहार में बाकायदा। और वह उपयोग बहुत क्षणिक आपको लग सकता है फिलहाल के लिए कि कुछ रील्स में, कुछ मिनट्स में, कुछ देर में वो अपने ज्ञान को बता करके एक अलग दुनिया में चले जाते हैं। जबकि कई बार उनसे इस बात की चर्चा भी की गई कि आप इसको थोड़ा सा और इलाबोरेट करें और एक्सप्लोर करें और थोड़ा सा इसको एक्सप्रेस करें। जैसे शिवा क्या है, उन्होंने कई बार इस बात को कहा। तो आत्म विकास की इस यात्रा में उन्होंने कई किरदार अपने अंदर समेटे लिए। अब आप देखिए कि उन्होंने कहा मैं ही शिव, मैं ही शक्ति, मैं ही क्या कहते हैं कल्कि। तो अब ये चीजें क्यों आ रही हैं? पहले हमने इस बात की चर्चा की थी पिछले एपिसोड में कि जो सिजोफ्रेनिक हमारा एक सरोकार था उससे शुरू किया था और आज आत्म विकास की यह जो यात्रा है, द आउटसाइडर, यानी जिसे हम कह सकते हैं। तो आउटसाइडर किस किस तरह से समाज में काम कर सकता है? आउटसाइडर की कई भूमिकाएं हैं। आउटसाइडर इज कॉल्ड थर्ड आई। ये एक अर्थ है आउटसाइडर का कि वह समाज के भीतर हो रही सारी मान्यताओं, उसकी सारी जो परंपराओं, उसकी तहजीब, उसकी रिवाजों, उसके त्योहारों, पर्वों, उसके व्यवहारों, उसके दर्शन, नीतियों और उसके उपचारों, इन सारी चीजों को वह सिर्फ देख रहा होता है। इसी देखने के क्रम में उसका जो पूरा का पूरा ध्यान है वह कहाँ चला जाता है, वह किस ओर होता है, वह उसमें कितना लीन होता है, यहाँ से खुद को वो कितना जोड़ रहा है और कैसे वह, जैसे कि इस बात को द आउटसाइडर को और समझने के लिए हम आसान शब्दावली में चलेंगे तो इसको, इस अभय को आउटसाइडर की भूमिका में कैसे देखा जाए। जैसे हमने संजय की भूमिका को धृतराष्ट्र के सामने दिखाया। संजय ने धृतराष्ट्र को युद्ध भूमि का, रणभूमि का सारा ब्यौरा दिया था और वो ब्यौरा लगातार कहाँ से दे रहे थे? अपनी अंतर्दृष्टि से दे रहे थे, अपनी आत्म दृष्टि से दे रहे थे, आत्म चिंतन से दे रहे थे और अंतरात्मा से दे रहे थे। इन्हीं जो ये शब्द हैं कुछ, इन्हीं के रिदम को और इन्हीं की फ्रीक्वेंसी को अंत में चेतना के साथ संयोजित या संबंधित किया जाता है या जोड़ा जाता है। तो ये जो छोटी सी चेतना है यह इतना विराट स्वरूप लिए हुए है आत्म विकास की इस यात्रा में कि अगर हम देखना चाहें कि इस पूरे व्यक्ति को समझने के लिए हमें कितने मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट्स में बात करनी पड़ेगी। हम किसी आज तक जितने भी दार्शनिक पैदा हुए हैं उनकी एक बड़ी विशेषता ये रही है कि उन्होंने अपने अपने दार्शनिक पक्ष
प्रतिपक्ष, पहलू और वैचारिक जो पृष्ठभूमि है, और उसके बाद संप्रदाय, समुदाय या संगठन खुद निर्मित किए हैं, और परंपरा से चली आ रही चीजों को समेटते हुए या तो नए दर्शन का निर्माण किया है, नए अस्तित्व का या सह अस्तित्व का। यहाँ पर हमें ये भी देखना होगा कि यह जो खासकर हम इसको इस रूप में समझ सकते हैं कि यह न्यू एग्जिस्टेंशियलिज्म का एक बड़ा हिस्सा हो सकता है, यानी नए अस्तित्ववाद का, नव अस्तित्ववाद जिसे हम कहते हैं, यह उसका एक बड़ा हिस्सा। ये जो अस्तित्ववाद है पुराना से अलग कैसे है, जिसको अगर आप इसको नव कह रहे हैं? हाँ, ये इसलिए अलग हो रहा है क्योंकि इसमें जो मल्टी डाइवर्सिटी है वो एक साथ एक व्यक्ति में आ रही है। पहले के चिंतन में किसी एक बात को लेकर, किसी एक विचार को लेकर के पूरी चिंतन, पूरी दार्शनिक प्रक्रिया चल, द्वैतवाद द्वैत को लेकर चला, द्वैतवाद अद्वैत को लेकर चला, द्वैत अद्वैतवाद द्वैत अद्वैत को लेकर के चला, और इसी तरह से एकेश्वरवाद एक ईश्वर को लेकर के चला। यानी हर एक की कैटेगरी जो किसी एक विचारधारा को लेकर चल रहा था। यहाँ जो नई अस्मितावादी चीजें आई हैं, जिसे हम न्यू एग्जिस्टेंशियलिज्म कह रहे हैं, ये नया जो एग्जिस्टेंस है, न्यू जो आइडेंटिटी है, वो मल्टी डायमेंशनल है। और यही शिव के साथ एक बड़ी अच्छी चीज, वो बार बार अपने आप को शिव से क्यों कनेक्ट करते हैं? द थर्ड आई ऑफ शिवा जिसको बोलते हैं, उसे कहते हैं कॉन्शियसनेस, द वर्ल्ड कॉन्शियसनेस। यानी पूरी दुनिया, पूरे ब्रह्मांड, पूरी जगत के साथ आपकी चेतना कितनी गहराई से जुड़ी हुई है। यह सह अस्तित्व को ला करके हमारे सामने रखना, एक तरफ वो विज्ञान की बात कर रहा है, दूसरी तरफ वो अध्यात्म की बात कर रहा है, तीसरी तरफ वो क्या कहते हैं दर्शन की बात कर रहा है, चौथी तरफ धर्म की बात कर रहा है, पांचवी तरफ राजनीति की बात कर रहा है, छठी तरफ सामाजिक संरचना या संगठन, और पांचवी अगली वो पारिवारिक बात कर रहा है। यानी वो मैत्रीपूर्ण उसके सारे संबंध जहां जहां भी हैं या थे या उसे लगता है कि होने चाहिए, उन सब पर वो लगातार बात कर रहा है। और वो खुद से अलग, यानी इन चीजों से उसका कोई वास्ता नहीं है। उन्होंने इसे विषय बनाया है, यानी सब्जेक्ट बनाया, फिर ऑब्जेक्ट बनाया, फिर उसको ऑब्जर्व किया। इस प्रक्रिया को हमको समझने की जरूरत है, और इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले अगर देखना होगा तो इस बात की तरफ कि यह जो आउटसाइडर है वो बुनियादी तौर से सोशल कल्चरल जो फिगर्स हैं उनको वो कैसे आइडेंटिफाई करता है। वो किसी नेता, प्रतिपक्ष नेता, किसी धर्म गुरु की तरह कतई नहीं बात कर रहा है। आप देखिए कि हम लोग उसे पागल कह रहे हैं। दूसरी तरफ एक बड़ी अच्छी बात मैं आपको बताऊं, द आउटसाइडर के भीतर की जो प्रक्रिया है उसमें कहते किसको है आत्मविकास की यात्रा और आउटसाइडर, वो कहता है एक 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 जो हिस्सा है इसमें कि जो आधुनिक समय है उसके भीतर एक ऐसी सभ्यता जन्म ले रही है जहां पर ऐसी संस्कृतियों का निर्माण हो रहा है, हर शख्स इन संस्कृतियों और सभ्यताओं के भीतर इतना ज्यादा सजग है कि वह अपने आप से ही बेगाना होता जा रहा है। यह जो उसका बेगानापन है, और वह बेगानापन उसे देखिए वह स्वयं भी उखड़ा हुआ दिखता है आपको। यही अजनबियत, यही जो हम आउटसाइडर की बात कर रहे हैं, वह स्वयं से भी उखड़ा हुआ है, फिर भी वह पूरी दुनिया की चेतना को संगठित करने की बात कर रहा है, और पूरी दुनिया के तमाम हिस्सों से भी वह बहुत ही ज्यादा क्रुद्ध है। और खासकर जहां पर स्त्रियों का अपमान है, जहां पर दबे कुचले लोगों का अपमान हो रहा है, या फिर जहां पर अत्याचार, पीड़ा या उपद्रव हो रहा है। और आप देखिए अराजकता का यह जो उपद्रव है, मैं दो तीन चीजें एक साथ मिला रहा हूँ उसी तरह से, जैसे ये है हमारे अभय साहब अपने भीतर कई चीजों को लेकर, तो मैं अराजकता को ले रहा हूँ, आउटसाइडर को ले रहा हूँ, अजनबियत को ले रहा हूँ, यानी और एग्जिस्टेंशियलिज्म को जो न्यू फॉर्म ऑफ कल्चरल वो है फंडामेंटल प्रोसेस है, उससे बाहर निकल करके हम इसको देख रहे हैं। तो वो कहता है कि
कॉलिन विल्सन इस बात को बड़ी अच्छी तरह से समझा सकते हैं और समझाते हैं कि कह रहे हैं ये जो हमारे अंदर का लगाव हमारे अंदर नहीं रहा, हमारे भीतर हमारा लगाव और समाज के भीतर से हमारा लगाव ये जो हट गया है, यही अजनबी होने की सबसे बड़ी पहचान है। यह अजनबियत हमको सारी दृष्टियां देती है, किस चीज की? क्रिटिसिज्म की, सेल्फ कॉन्शियसनेस की, सेल्फ क्रिटिसिज्म की, आत्म विकास की। तो इस चीज को समझने के लिए मैं आपको कहूं, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मैंने आज से 20 साल पहले आत्मविकास की इस यात्रा को लेकर एक कहानी थी, निराला की देवी कहानी। देवी कहानी की जो किरदार है वो एक पागल औरत है और वो पूरी व्यवस्था में हंसती है, हर जगह जगह पर खड़ी होती है और हंसती है। नेता की वो पूरी की पूरी वो निकल रही है, रैली निकल रही है और भी तमाम चीजें जा रही हैं, आ रही गाड़ियां हैं और बहुत सारे लोग, जितने भी संसाधन, समारोह, संगठन, जितना कुछ हो रहा है सड़कों पर, उसमें वो केवल हंसने का काम करती है। अब ये जो उसका हंसना है, निराला इस बात को बता रहे हैं कि वह इन सब चीजों से अनजान है, अजनबी है, उसे मतलब ही नहीं है किसकी रैली जा रही है, किसका मृत्यु का वो जा रहा है चरण, किसका समारोह हो रहा है, किसका विवाह हो रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं, वो सिर्फ हंस रही है। इसे लोग कह रहे हैं कि लोगों का कहना है कि वो तो पागल है, लेकिन निराला कह रहे हैं कि वो तो अजनबी है इन चीजों से और व्यवस्था के खिलाफ हंस रही है। कह रही है ऐसी व्यवस्था हमको नहीं चाहिए जो हमको पागल समझती है। ऐसे बड़े उदाहरण है। इसी तरह से ये लड़का भी आप देखिए, जो हमारे अभय साहब हैं, ये लगातार आपको हंसते हुए मिलेंगे और कई बार वो जैसे पागल औरत क्रोधित हो जाती थी तो खुद को छिपाने लगती थी, भागने लगती थी, हटने लगती थी। तो इसी तरह से ये हमारे अभय हैं, ये भी भागने लगते हैं और कई बार इस चीज को देखा गया कि इसे कई बार कई लोगों ने मनोविकार कह दिया, कई बार सिजोफ्रेनिया, जैसा मैं पिछली बार चर्चा में इस बात को लाया था कि सिजोफ्रेनिया के क्या क्या लक्षण हैं और क्या वो लक्षण इनमें पाए जाते हैं। तो इस चीज को लेकर के हमें विचार करना पड़ेगा बाकायदा गंभीरता से। और इस सवाल दर सवाल पैदा हो रहे हैं, लेकिन एक भी समाधान की तरफ इनके पास कोई आइडियाज नहीं आते। ये भी बहुत बड़ा सवाल है। अभी तक मैंने क्या कहा, वो आत्म विकास की यात्रा पर है, उसने समाधान की बात ही नहीं की। वो कोई ऐसा मनोवैज्ञानिक नहीं है कि उसने कह दिया, ऐसा कोई दार्शनिक नहीं है कि उसने अपने विचार दे दिए, सत्य यही है और इतना ही है। वो कोई समाजशास्त्री नहीं है कि उसने एक सामाजिक संरचना का निर्माण कर दिया और कहा कि इसके भीतर अगर रहा जाएगा तो इनके सवाल, अब है कि सवाल उसी तरह से उठेंगे, लिए जाएंगे, उस पर विचार होगा कि क्या इस तरह के सवाल पहले नहीं उठे। जैसे इलॉन मस्क को लेकर ये कहते हैं कि मंगल पर जाएंगे, इनको खुशी होती है। धरती की जितनी समस्या है, तो यह बात ओशो भी कह चुके हैं कि जो चांद पर जाने की बात कह रहे हैं, तो जो धरती को गंदा करके रखे हुए हैं, वही जाकर के चांद को भी गंदा करेंगे। तो हम कह रहे हैं कि इन सवालों में से भी नया सवाल अगर उठता है तो क्या वो सवाल नया है जिसको आप नव अस्तित्ववाद कह रहे हैं? जी, मैं इसी बात को कह रहा हूं कि ओशो जिस समय गए वो 1992 तक चले गए। उसके बाद कौन आया जिसने इन सवालों पर सबसे ज्यादा हलचल पैदा की पूरी दुनिया में? पूरी दुनिया में सिर्फ ओशो ने हलचल पैदा की थी। उसके बाद हमारे पास 2002, 2012, 2022, 30 साल से ज्यादा का समय गुजर चुका है। 3 दशक गुजर चुके हैं। इन 3 दशक में ऐसी हलचल पैदा करने वाला कौन सा दार्शनिक था, कौन सा दल था, संप्रदाय था, पंथ था जिसने ऐसी हलचल पैदा की? पूरी दुनिया में ये लड़का क्यों छाया हुआ है? क्योंकि इसने अध्यात्म को विज्ञान से जोड़कर और विज्ञान को एटम को परमाणु से, वो जो पूरी एनर्जी का सोर्स है उसको वो मेटाफिजिकल तरीके से मटेरियलिस्टिक जगत में फिट करता है और उस मटेरियल को फिर वो जो है एनालाइज करके वापस उसी दुनिया में लेके चला जाता है। दर्शन के सवालों से भी वो जूझता है विज्ञान के जरिए, आध्यात्म के सवालों से जूझता है विज्ञान के जरिए, और विज्ञान को वो कहता है कि अधूरा है जब तक आध्यात्म नहीं समझ सकते।
यानी अध्यात्म का तो अर्थ ही है कि स्वयं का अध्ययन, तो वो स्वयं के इस अध्ययन की प्रक्रिया में बड़ी अच्छी चीज करता है कि सब्जेक्टिव, कॉन्शियसनेस और एक्सपीरियंस, इन तीन चीजों को एक साथ मिलाता है। और उससे पैदा क्या हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं फेनोमेनोलॉजी। फेनोमेनोलॉजी रिलेट करती है न्यू एग्जिस्टेंशियलिज्म से। अब फेनोमेनोलॉजी का जो एक हिस्सा है वो किससे एसोसिएट होता है, वो ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टिगेशन से। तो वो क्या ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा है? क्या वो नेचर ऑफ सब्जेक्टिव की बात नहीं कर रहा है? क्या वो कॉन्शियस एक्सपीरियंस की बात नहीं कर रहा है? और ये चीजें कैसे काम कर रही हैं, इन पर वो लगातार बात कर रहा है। यही चीज जो फेनोमेनोलॉजी है, यही चीज समझाने की न्यू एग्जिस्टेंशियलिज्म के अंदर काम करती है, जिसको उसने बड़ी गहराई से समझा है और प्रैक्टिकल लाइफ में वो इसको डिस्कोर्स के थ्रू लाता है और कहता है, वो इस बात को समझाने की कोशिश करता है कि यह जितने अटेम्प्ट हैं मेरे, शिव को लेकर, शक्ति को लेकर, प्रकृति को लेकर, पुरुष को लेकर, स्त्रीत्व को लेकर के, यानी जिसको फेमिनिन कहता है वो, ये कहता है ये यूनिवर्सल ट्रूथ है और इन्हीं से कॉन्शियसनेस, वर्ल्ड कॉन्शियसनेस पैदा हो। इसी सिद्धांत के भीतर वो जा करके पूरी दुनिया में क्या करना है, कह रहा है कि वो एग्जेम्पशंस को अवॉइड करके एक्सटर्नल दुनिया में प्रवेश कर रहा है। और वो एक्सटर्नल दुनिया उसकी है कैसी? इट इज बेस्ड ऑन लिव्ड एक्सपीरियंस, जहां पर वो जी सकता है, जहां वो रह सकता है और जहां अनुभव कर सकता है। वो किसी ख्याली पुलाव में नहीं पड़ा हुआ है, इमेजिनेशन की दुनिया नहीं है उसकी। वो इस जो ये पदार्थ वाला संसार है, जिसे हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड बोलते हैं, वो इसमें एक्सटर्नल वर्ल्ड, ये उसके लिए एक्सटर्नल वर्ल्ड है, ये उसके बाहर की दुनिया है, भीतर की दुनिया नहीं है, जिसे हम लोग आपस में या आसपास देख रहे हैं, हमारे अपनी दुनिया हम लोग बोलते हैं। वो कहता है ये एक्सटर्नल वर्ल्ड है, इट इज बेस्ड ऑन द लिव्ड एक्सपीरियंस। तो वो जो लिविंग थिंग्स है उनके साथ नहीं जीता, वो लिव्ड एक्सपीरियंस के साथ जीता है, जो जीवित अनुभव हैं उनके साथ जीता है। और इसी हिस्से को आप देखिए कि चाहे सार्थ हो, चाहे पॉन्टी हो, चाहे वो हसर हो, और चाहे अन्य दार्शनिक पश्चिमी रहे हो, उन्होंने भी इसी चीज को देखा था न्यू एग्जिस्टेंशियलिज्म के दौर में कि आफ्टर 19th सेंचुरी, स्टार्टिंग ऑफ 20th सेंचुरी और एंड ऑफ द 20th सेंचुरी, स्टार्टिंग ऑफ 21st सेंचुरी, इनके बीच में यह न्यू एग्जिस्ट, नया अस्तित्ववाद, नया जो संरचना है आदमी की होने की, जैसे अभी हम लोग, आप लोग लगातार सुन रहे हैं कि ये जो सन 2020 के बाद की पीढ़ी है, या 2020 के बाद की पीढ़ी को हम लोग गामा जनरेशन कह रहे हैं लगातार। तो अब ये क्या है, ये टेक्निकल टर्म है। गामा जनरेशन कोई वो टेक्निकल बच्चा थोड़ी पैदा हो रहा है, कोई वो रोबोट थोड़ी पैदा कर रहे हैं, कोई कंप्यूटर थोड़ी पैदा कर रहे हैं, पैदा तो बच्चा ही हो रहा है, विकास भी बच्चे का होगा। लेकिन उनका कहना है कि वो बच्चा मोबाइल के साथ रहेगा, कंप्यूटर्स के साथ रहेगा, वो बच्चा आईफोन, आईपैड, इन्हीं के साथ वो पैदा होगा, यानी उसकी सारी दुनिया इन्हीं में सिमटी हुई है। जैसे पहले दुनिया थी खेल की, पहले दुनिया थी संस्कृतियों की, पहले दुनिया थी अन्य चीजों में जाने की, अब सारी दुनिया केवल इन्हीं टैबलेट्स में, इन्हीं जो प्रशिक्षित जो ये किए गए साधन है, टेक्निकल संसाधन है, इन्हीं में सिमट कर रह गई है। अच्छा, सबसे अच्छी बात जो मैं आपको बताऊं, इस न्यू एग्जिस्टेंशियलिज्म को मैं आपको फोकस क्यों कराना चाहता हूं, एक तरफ एरोस्पेस है, दूसरी तरफ उसका अध्यात्म जगत है। एरोस्पेस से अध्यात्म जगत के भीतर की जो पूरी यात्रा है, उसी में उसका निर्माण हुआ है, विज्ञान से वो बाहर नहीं गया है। लोग कह रहे हैं ना, जैसे मैं आज ही बात कर रहा था एक सज्जन से, उन्होंने कहा कि कहाँ आप भी एक विज्ञान के छात्र को, जब वो चला गया छोड़कर सारा विज्ञान, चाहता तो बहुत अच्छा निर्माण कर सकता था एरोस्पेस के जरिए, कुछ बढ़िया तकनीकी कोई मशीन तैयार करता और कोई बहुत बढ़िया एक और कोई चीज ऐसी तैयार करता जो धरती से बाहर
और तमाम वायुमंडल के लिए, मनुष्य के लिए, सब चीजों के लिए बड़ा फायदेमंद साबित होती। तो मेरा कहना यही था, न्यू एग्जिस्टेंशियलिज्म के तहत इस बात को भी स्वीकार किया गया कि विज्ञान ने पहले नुकसान किया कि पहले फायदा पहुंचाया है। तो जैसे हमारे देश के एक सबसे बड़े वैज्ञानिक हुए, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने पारमाणविक शक्तियों का उपयोग करते हुए सबसे पहले पारमाणविक बम बनाए। तो अब बम को आप खा नहीं सकते हैं, बम से आप भूख नहीं मिटा, बम से आप राष्ट्रीय सुरक्षा की बात कर रहे हैं, लेकिन जब देश भूखा मर रहा हो तो राष्ट्रीय सुरक्षा कितनी कारगर साबित होगी। ऐसे में सवाल उठता है कि इस तरह के वैज्ञानिक प्रयोगों ने देश के हित में क्या किया है। देश की सुरक्षा एजेंसियों के साथ उनके ताल्लुक बहुत अच्छे हो सकते हैं, सीमाओं में वो काम आ सकता है, लेकिन देश के भीतर जो भूख की लड़ाई चल रही, जो बेरोजगारी की लड़ाई चल रही है, जो देश के भीतर संकट है तमाम तरह के, संसाधनहीनता के संकट हैं, स्वास्थ्य संबंधी, शिक्षा संबंधी, ये जो सारे संकट हैं, इनको कैसे पूरा किया जाए। तो वो परमाणु नहीं पूरा कर सकते, पारमाणविक ऊर्जा वो पूरा नहीं कर पाएंगी, क्योंकि वो तो देश की सुरक्षा में लगाई जा रही हैं। इस तरह के जो प्रयोग हैं वो कितने कारगर विज्ञान ने साबित किए हैं। जैसे मिसाइल्स बना दी गई, जैसे बम बना दिए गए, जैसे अन्य तमाम तोपें बना दी गई, तो ये तो युद्ध का कारण है, ये तो युद्ध में काम आएंगी। खाने के लिए भूख में रोटी चाहिए, हमें चांद भी नहीं चाहिए, हमें मार्स भी नहीं चाहिए, हमें मंगल भी नहीं चाहिए, हमें तो रोटी चाहिए। तो यह जो रोटी का सवाल है, यह सवाल पहले भी लेफ्ट आइडियोलॉजी के लोगों ने उठाया था, लेकिन बिना रोटी कहे हुए पूरी दुनिया की जितनी बुनियादी जरूरतें हैं उनको सामान्य तरीके से विज्ञान, भूगोल और साइंस, क्या कहते हैं इसको, अध्यात्म, दर्शन, इनके जरिए जोड़ करके इस अभय ने हमारे सामने मुख्य मुद्दे पेश किए हैं। जैसे ये सवाल सिर्फ आईआईटी बाबा भय के लिए आपको क्यों जरूरी है? तो सभी के प्राय जो भी इंसान है, इस तरह के जिनकी बुद्धि होती है, इस सब के मन के सवाल है। क्वेश्चंस फॉर नॉट ओनली आईआईटी बाबा भय, मतलब जो भी जिसके पास माइंड और ब्रेन है, उस सभी के ये सवाल होते हैं। अब है में पर्टिकुलर क्या सवाल आपको जो लग रहा है, जो आउटसाइडर को इंगित करता है, और कोई उसमें सॉल्यूशन की ओर अगर है कोई संभावना, तो वो उसी ओर, उस दिशा में काम करता हुआ दिखता है। जी, इसमें हम जैसे मान लीजिए कि आपके आपके माइंड, आपके पास भी माइंड है और हमारे पास भी माइंड है, या फिर जो किसी के पास, जिसके पास सोचने, मैं मूर्ख की बात नहीं कर रहा हूँ जो हमेशा नॉन कॉन्शियस माइंड में रहता है, जिसके पास सब कॉन्शियस माइंड है और कॉन्शियस माइंड है, वो सोचेगा ही सोचेगा। ये आप क्या कह रहे हैं, क्योंकि आपका जो इंटेल लेवल है, आपका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है, वो एक खास स्तर तक ऊपर जा चुका है, हमारा एक स्तर तक ऊपर गया है। लेकिन यह जो पूरी दुनिया हमारे आस, अब जैसे इसको इस रूप में भी समझे कि विवेकानंद ने कहा था कि धर्म संसद में भी कहा था, उसके बाद भी उन्होंने कहा था कि दरिद्र नारायण, उन्होंने एक टर्म रखा दरिद्र नारायण, जो विवेकानंद को यह भी कोट करते हैं, अभय भी कोट करते हैं कि दरिद्र नारायण। तो दरिद्र नारायण मैंने दरिद्रता के रहते भर में, और दरिद्रता के रहने को लेकर के खुद तुलसीदास जी ने कहा कि दरिद्र समान दुख नहीं कहूं। मैंने चीज को समझिए कि तुलसीदास भी कह रहे हैं इसी बात को, और अरस्तु भी कह रहे हैं अपने समय काल में कि गरीबी, भूखमरी, बेबसी, लाचारी, ये सब अपने समाज की देन है। या तो समाज अपने आप में कमजोर है, या समाज की निर्मिति खराब हुई है, और उसके आधार पर ये सारी समस्याएं हैं, और सब कुछ हमको खुद तय करना है। इसको समाधान की ओर ले जाना, खाली समस्या 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 की तरफ अगर हम बात करते रहेंगे तो वो समाज समाधान की तरफ कहीं जा ही नहीं सकता है। जी, उन्होंने एक चीज बड़े अच्छे तरीके से हमें समझाने की कोशिश की है, हम इस बात को भी समझेंगे। हम उनको कतई इस मामले में ये नहीं कहेंगे कि हम उनको जस्टिफाई करेंगे, या फिर हम उनको क्या कहते हैं, सेफ गार्ड की भूमिका में लेके आएंगे। उन्होंने अगर अपने जीवन में सारी सुविधाएं प्राप्त की और उसके बाद उन सुविधाओं को अस्वीकार कर दिया,
भीतर से और बाहर से, दोनों तरफ से। तो उसके पीछे एक ही कारण था, जो उनका नया अस्तित्व बन रहा था विकास यात्रा का, उसमें वो साफ साफ इस बात को इंडिकेट करते हैं कि अब जो विचार बन रहा है उस विचार में मनुष्यता जो हमारे भीतर होनी चाहिए वह कहाँ से बाधित हो रही है, इन यांत्रिक संसाधनों से बाधित हो रही है और बड़ी हाँ, दुविधा तो यहाँ पर यह सवाल पैदा होगा फिर, अगर हम इसको कुछ देर के लिए कांट की यहाँ चलते हैं, इमैनुअल जी। कांट के यहाँ चलते हैं। हाँ तो इमैनुअल कांट कहते हैं बैक टू नेचर। तो जो विकास अब तक हुए हैं या तो गलत हुए हैं, इनको इग्नोर करें, डिनाई करें, उसके बाद बैक टू नेचर, फिर जहां से हम लोग मनुष्य की यात्रा शुरू हुई थी फिर वहां चले। इसको, इस कंट्राडिक्ट को समझते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा जी। हाँ, नहीं नहीं, मैं इस बात को नहीं कह रहा हूँ कि वो स्वयं नेचर की तरफ, वो कह रहे हैं नेचर को समझो, नेचर को संरक्षित करो। वो बार बार आपको एक इंडिकेशन सिंबल देता है। सिंबल क्या? बांसुरी बजाना, संगीत। सिंबल क्या है? भाषा में रिदम को लेना, भाषा की जो तकनीकी वो है, क्या कहते हैं, तरंगे, उनको पकड़ना और उसके भीतर छिपे हुए अर्थों से मनुष्य को बचाना, मनुष्यता को बचाना और उस भाषा को बचाना। उसके बाद प्रकृति के साथ कोई खिलवाड़ न होने पाए, इसके लिए भी वह लगातार बात कर रहा है शिव और शक्ति के जरिए। वह साफ साफ कहता है कि शिव तो पुरुष है और शक्ति जो है पार्वती है। तो शक्ति प्रकृति है और पुरुष है, वो शिव पुरुष है। तो अब इस तरह की प्रकृति और पुरुष का जो ये मेल है, ये कोई आज का नहीं है जिसकी आप बात कर रहे हैं कि हमारे पास समाधान। तो वो तो कह ही रहा है कि ये जो एटम्स हैं, इन एटम्स के भीतर जो एनर्जी है, सूक्ष्म एनर्जी है, उससे हमें सीखने की जरूरत है, उसको हमें यूटिलाइज करने की जरूरत है पॉजिटिवनेस की तरफ। केवल विज्ञान और विज्ञान न रह जाए, केवल अध्यात्म या अध्यात्म न रह जाए, विज्ञान को अध्यात्म से और अध्यात्म को विज्ञान से जोड़ करके हम एक नई दुनिया का निर्माण करें, ताकि हमारे पास कोई अधूरापन न रहे। शिव अगर क्या कहते हैं विज्ञान है, तो शक्ति अध्यात्म है। वो इस चीज को कोरिलेट करता है और इस तरह से वो आगे ले जाना चाहता है चीजों को। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह की किसी को कोई दिक्कत है। ये तो अपने आप में एक बड़ा समाधान माना जाना चाहिए। जैसे जाति के संबंध में भी बहुत सारी चीजें बोली उन्होंने कि आखिर आप कृष्ण का वर्ण क्रम देख लीजिए। अब ये तो समस्या आज की नहीं है ना, ये जाति का तो क्रम बहुत लंबा है, सदियों से चला आ रहा है। तो हम आप ये बात कह सकते हैं समाधान क्या है? उसने कहा समाधान नहीं, हमें वर्ण क्रम को देखना होगा। तो आपने तो जो एक हमको लगता है कि इसको यहाँ पर इस बातचीत को यहाँ पर इस आखिरी सवाल पर खत्म करना चाहिए कि क्या ये जो समस्या है जो आप लगातार बता रहे हैं, तो ये जाति को लेकर ओशो ने भी काफी कुछ कहा था। यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो क्या कह रहा है, वो कह तो रहा हाँ, है तो सवाल यह पैदा होता है कि आप पूरा हाइब्रिड बना दिए पूरे अपने नॉलेज को, आप किसी गंतव्य पर नहीं पहुंच रहे। जितने हौच पौच थॉट प्रोसेस हैं, आप किसी, ये बेहतर वो होता है कि अगर मान लीजिए इलॉन मस्क की आज की तारीख में कहीं उसके काम की तारीफ हो रही है, वो जो कुछ भी कर रहा है, अगर एक मान लीजिए एक व्यवसायी के तौर पर ही, तो व्यवसायी के तौर पर उसने जो एक काम किया, जो टेस्ला ही उसने जैसे बना लिया, तो टेस्ला ही बना, स्टारलिंक जैसे उसने बनाया, बाद में जो उसने जो काम किया, तो उसमें कहीं ना कहीं आप एक रूप को क्यों नहीं ले रहे हैं, आप पूरे को हाइब्रिड बना दे रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, देखिए मैं आपको इसमें एक चीज और जोड़ूंगा। हाँ, यह सवाल ओशो के लिए भी उठा था कि आप पूरे दुनिया के ज्ञान को आपने एक संग्रहित कर लिया अपने मस्तिष्क में, आपके मस्तिष्क का पता ही नहीं चला। तो वहां भी वे हम देख रहे हैं, अगर मान लीजिए इनसे कहा जाए कि आप कहते हैं कि हम महादेव के हमारे अंदर है, महादेव का अगर अस्तित्व उनको कि प्रकट करो, क्या वो पर कर पाएंगे प्रकट? आप तो पूरा थॉट प्रोसेस में कह रहे हैं कि आपको लग रहा है ऐसा, जिसको हम लोग पहले भी बातचीत किए थे कि ये इल्यूजन भी हो सकता है, ये कोई मेंटल मनोरोग भी हो सकता है, ये क्योंकि मस्तिष्क की नस नारियों में इतनी सारी उसने इसी चीज को मैं आपको लास्ट अगर कहूँ, इसी चीज को अंतिम रूप में देने की कोशिश की। कह रहा है जो हमारे यहाँ माइथोलॉजी भी कहलाती है, जो कई जगहों पे स्पिरिचुअलिटी भी कहलाती है, उसको डिकोड करने की जरूरत है। और कह रहा है मैं ये जो लैंग्वेज का खेल है और ये जो संगीत है, ये जो
हमारे सुर हैं, और ये जो पूरी वर्ड लिमिट है, वो कहता है ये शब्दों की जो वर्ड लिमिट है, शब्दों की के भीतर की, और जो उसके भीतर जो उसके भीतर चेतना बह रही है, और जो कह रहा है सूक्ष्म एनर्जी है, उसको कह रहा है हम रिकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो शून्य में जाकर के ही कर सकते हैं, और वह शून्य हमारी अंतरात्मा से कनेक्टेड होगा। तब हम एक नए समाज, नई चित्त वृत्ति, नई बुद्धि का निर्माण कर तो पाएंगे। शून्य में जाने के लिए एक आखिरी एक इसको सवाल के तौर पर लिया जाए कि शून्य में जाने के लिए फिर सबको आईआईटीएन बाबा की तरह ही जीवन मिलना चाहिए, बिना क्योंकि आप नहीं, शून्य में वहां तक आप जा नहीं सकते हैं। उसने एक और मजेदार नहीं, चीज क्या की। मेरा सवाल गलत है कि अगर सबको अगर नहीं शून्य नहीं में नहीं उसी। नहीं, नहीं मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने इस मामले में भी दखल दिया और कहा कि ये मेरा रास्ता है, ये मेरा रास्ता है। उन्होंने स्वयं इस बात को कहा है, कहा कि आप अपने रास्ते पर चल सकते हैं, मेरे पीछे मत आइए। उसने दुनिया को कभी नहीं कहा कि मैं, वो तो कह रहा है मुझे छोड़ दो, मैं तो जा रहा हूं, मुझे दूसरी जगह जाने दो, मुझे कुछ लेने दो उस जगह से। लेकिन जा कहाँ रहा है अब तो, और समाज के अंदर और जो है वो बाजार के अंदर और घुस रहे हैं, वो उनका उनकी वो ये हमें आध्यात्मिकता, बाजार उनके अंदर उनकी आध्यात्मिकता, है। उनकी आध्यात्मिकता जो है तो वो और जो है वो मैंने एक तरह से कहिए कि वो जो और दूर उनसे होती जा रही है। वो आध्यात्मिकता का सीधा फार्मूला है कि ठीक है आपसे एक बार गलती हो गई तो आप उस गलती को कम से कम भूल भाल करके फिर उसी एकांत की ओर चले जाइए। आप तो बाजार में इस तरह का अगर घुसते जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप एक दूसरे के पूरक हो गए। बाजार आपकी कुछ पूर्ति कर रहा है, जो हिडन वासना जिसको दमित वासना कहते हैं, दमित वासना पर भी हम लोग बात करेंगे, दमित हाँ, वासना इस पर भी बात हम लोग सुननी बात चाहिए करेंगे। बिल्कुल कि तो इनके दमित भीतर वासना क्या। वो एक आपकी बाजार पूरा कर रहा है, आप उसकी पूरा कर रहे हैं, एक दूसरे के पूरक पर गए, आप आध्यात्मिक कहाँ अब रह गए, आप तो एकांत से दूर भाग रहे हैं। एवरी मोमेंट आप तो लाइव आ रहे हैं, यह एक हम्म सवाल तो बनता है ना। हम्म जी। तो वो तो कह रहे हैं मैं कोई जादू थोड़ी कर रहा हूँ। तमाम धार्मिक जो गुरु हैं, सदगुरु हैं, उनकी तरह मैंने कोई मैजिक नहीं किया है। आई एम नॉट अ मैजिशियन। वो तो बहुत साफ इस बात, इसीलिए तो सदगुरुओं की हालत खराब हो गई कुंभ में। वो कहता है मैं किसी तरह का जादू नहीं दिखाऊंगा, मैं तो अपनी बातें रखने आया था, आपको अच्छी लगती तो ठीक है, नहीं अच्छी लगती तो कोई बात नहीं। तो वो तो फिर बहुत साफ तरीके तो फिर जितने प्रवचन करता है वो भी तो यही बात कह रहे हैं कि मैं तो अपनी बात ही रख रहा हूँ। नहीं, बाकी चीजें, आखिर बाकी की अपने जो आप बात। को आखिर अपने आप को स्पेसिफिक बनाएंगे, कहीं ना कहीं एक दूसरे से अलग करेंगे तो वो आपका क्या स्पेसिफिकेशन होगा, क्या स्पेसिफिक आप होंगे, औरों से अलग होंगे। देखिए, उनका एक ही कहना है, इस समय एक ऐसे जो जगत गुरु की जरूरत है, साफ साफ। और वो जगत गुरु कोई भी हो सकता है। वो कह रहा है कोई हो तो सही, वो विज्ञान हो, आध्यात्म हो, वो व्यक्ति हो, वो शिवा हो, वो किसी रूप में, कल की रूप में हो, पार्वती शक्ति के रूप में हो, वो एटम के रूप में हो। कह रहा है अभी तो हमें चेतना के अंतिम छोर पर जाने के लिए, यानी इस दुनिया को वास्तव में सही तरीके से क्या कहते हैं, जिसको यानी वो कहता है बैलेंस। दुनिया के खेल को ही खत्म कर दो, जो काम नहीं नेचर नहीं, का वो है। बैलेंस की बात कर रहा है। हम लोग बैलेंस बिगाड़ रहे हैं, वो बैलेंस की बात कर रहा है। कह रहा है हमें बैलेंस बनाने के लिए जगत गुरु चाहिए। वो जगत गुरु आप खोजिए अपने भीतर, कह रहा बाहर कहीं नहीं खोजिए, भीतर खोजिए और बताइए खुद को कि आप कहाँ पर खड़े हैं और आपकी झोली में क्या है। वो कह रहा है ये तो सिंबल है केवल, जो मैं कह रहा हूँ ये केवल सिंबल्स हैं। जैसे जैसे एक पत्रकार ने उससे पूछते पूछते ये कह दिया जगत गुरु और कृष्ण की बात कहते कहते कि आपकी झोली में क्या है, तो ये एक सिंबल है। जैसे कृष्ण के मुंह में ब्रह्मांड दिखा था उनकी माँ को, वैसे ही इनकी झोली में ब्रह्मांड है। यानी वो ब्रह्मांड का जो रचनात्मक स्वरूप है और जो उनका डिकोडिंग करने का तरीका है, वह धीरे धीरे निकलेगा और वह आएगा सामने। हम आप एक दिन में सारी चीजें डिकोड करना चाहते हैं पूरे संसार की। नहीं नहीं, हम लोग तो लगातार संवाद में है, संवाद कर रहे हैं, एक दिन में तो नहीं कर रहे हैं, हम लोग कई दिन से हम लोगों ने इतने दिन किया संवाद, और हम लोग लगातार देखिए उससे जुड़े तमाम विषयों तक जा रहे हैं, और वो लगातार विषयों को विषयांतर कर रहा है।
तो यह जो विषयांतरण की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हम बार बार कह रहे हैं कि हमें दो तीन चीजों में देखना होगा कि उसका न्यू एग्जिस्टेंशलिज्म से कोई नाता है, कोई आध्यात्मिक वैज्ञानिक तरीके से वो बात करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हम सिद्धांत को व्यवहार में लाने पर बड़ी तकलीफ होती है। सिद्धांत सिद्धांत की तरह पढ़ के रट के समझने में बड़ा आसान होता है, उसे व्यवहारिक जगत में लाने का अपना एक मतलब होता है और उसके अपना कंट्राडिक्शंस होते हैं। तो हम लोग अगले ये विमर्श में इस पर बातचीत जी जी बिल्कुल, सारे कंट्राडिक्शंस जो हैं इनको लेकर के हम लोग एक बात कर सकते हैं अगले एपिसोड में। टुकड़ों टुकड़ों में हम लोग बातचीत कर ही रहे हैं। उनकी जो दमित वासना है, जिस रूप में वो बाजार के हिस्सा बनते जा रहे हैं, जिसलिए एक आध्यात्मिक आदमी को बचने की जरूरत रहती है। नजर है, जैसे आपकी एक नजर है कि वो बाजार का हिस्सा बन रहे हैं, उसकी खुद की ये नजर है कि बाजार मेरे पीछे क्यों पड़ा है। नहीं तो ये तो आपका इतनी तो आपके पास मैंने कम से कम आंतरिक क्षमता तो होनी चाहिए कि हम जब चाहे उससे डिस्कनेक्ट कर सकें। आप तो जा रहे हैं कि ये पॉडकास्ट में मुझे बुलाया जाए, ये पॉडकास्ट में मेरा बैठना जाना ठीक रहेगा, उनका इतना व्यूअरशिप है, तो सब कुछ आप देख रहे हैं। वो कह रहा है चेतना सर्कुलेट होनी चाहिए, कॉन्शियसनेस सर्कुलेट करने के लिए वो तो ये तो इतना सारा, यानी सब कुछ को, पहले की चीजों को सबको एक तरफ मैंने साइड करके सिर्फ इन्हीं की बात को किया जाए, आप ये कहना चाह रहे हैं? क्योंकि इस तरह के सर्कुलेशन बहुत पहले से, हजारों साल से है। हजारों लोग संत आए, हजारों लोग इस तरह की बात कह चुके हैं। इनमें फिर नया क्या है? फिर इनके दोहराव पर का भी सवाल है, रिपीटेटिव भी सवाल उठ जाएगा। ये तो सब चीज को रिपीट ही कर रहे हैं। फिर ये भी सवाल उठेगा ना, ये भी सवाल उठेगा। भारत का एक मूल दर्शन है, वो है शून्य। शून्य से शुरू होकर हम शून्य पे ही खत्म होंगे। ये पूरी दुनिया का भी दर्शन है हमारे यहाँ का, भारत में। और उसका भी जो कहना है कि शून्य ही मुख्य है, जो मेन रिसोर्स ऑफ एनर्जी है वो शून्य है, और यहीं से दुनिया आरंभ होती, यहीं से दुनिया खत्म होगी। तो हमारी सारी बहस यहीं पर टिकी हुई है कि वो किस शून्य तक हमें इस विकास यात्रा में ले जाएगा, कितने गहरे तक ले जाएगा, और कितने समाधान हम खोजेंगे उसके बहाने से, उस अभय के बहाने से। जितने सवाल हैं, मेरा ख्याल है कि इस पूरे 20-30 बरस में, मैंने आपको कहा ना, ओशो के जाने के बाद आप देखिए कि सदगुरु भी उतना प्रभावित नहीं कर सके हैं। बाकी तो कथावाचक हैं तमाम, और सदगुरु तो हमारे मान लीजिए कि कथावाचक नहीं है, वो तो एक वैज्ञानिक धरातल पर बात करने वाले दार्शनिक हैं। लेकिन इसके अलावा जो पूरी दुनिया में इस समय बात कर रहा है वो लड़का अभय है, जो सदगुरु का नाम लेकर के ही बात कर रहा है पूरी दुनिया के तमाम विषयों पर। और वो केवल देखिए, सदगुरु अपना एक स्वरूप बनाते हैं, इसका कोई स्वरूप नहीं है। ये महाराष्ट्र में जाके बांसुरी बजा रहे होते हैं, ये वृंदावन में जाके नाच रहे होते हैं, ये कुंभ में आकर जो है शिव और शक्ति का एक अदम्य अद्भुत सूक्ष्म स्वरूप दिखा रहे होते हैं। यानी ये कहीं कुछ भी कर रहे हैं, और उसके अलावा अपने सब्जेक्ट, अपने ऑब्जेक्ट और अपने पूरे जो क्रियाएं हैं, जिनको बार बार कहता है क्रिया योग, तो वो क्रिया योग की बात कर रहा है। और यहीं से हम शुरू करेंगे कि फिर उसकी क्रियाएं हमारे लिए कितने हल निकाल सकती हैं, और हम कितनी समस्याओं से उलझ और सुलझ सकते हैं। ये उसके बहाने से चलेगा। और दर्शन पर बात होनी चाहिए, विज्ञान पर बात होनी चाहिए, उसके बहाने से बहुत सारे राज खुलेंगे। अगर वो कहीं भी फ्लॉप होता है तो मीडिया तो सामने है ही। आखिर सारे लोग उसके पीछे पड़े क्यों, बाजार उसके पीछे क्यों पड़ा है? एक तरफ टीआरपी ले रहा है, दूसरी तरफ आलोचना कर रहा है। तो बाजार या तो उसे बेच दे पूरी तरह से, या बाजार उसे खरीद ले पूरी तरह। एक दूसरे ना वो खरीद, ना वो बिकने को तैयार है और ना बाजार खरीदने को तैयार है। एक दूसरे का पूरक बन गए हैं। बाजार में तो यही होता है ना कि आप उसके पूरक बनिए, आप उसके पूरक बनिए, तो दोनों का काम चलता रहता है। वो पूरक नहीं है, बाजार अभी उसके पीछे पड़ा है, और वो कहता है कि ठीक है, तुम्हारे हमें तो चेतना को प्रचारित करना है। डिनाई कर ही सकते थे, लेकिन मैं नहीं और उसने इस बात को डिनाई नहीं किया। सुनिए, उसने कहा है कि इसके पहले भी मैं हजारों एपिसोड, मैं तमाम एपिसोड्स बनाता आ रहा हूँ, आत्मा परमात्मा, दर्शन,
आध्यात्म, फिर उसी चीज शिव, को फिर रिपीट शक्ति, कर रहे हैं, उसी चीज को अगर पहले की बात को ही अगर आप कह रहे हैं तो रिपीट ही कर रहे हैं ना, यहाँ तो इसमें नया कुछ भी नहीं है। जो पहले उन्होंने नहीं कहा है नहीं, नया नया यह चैनल में देखिए, कह रहे हैं। खैर इसको इस रूप में नहीं देखना चाहिए, उनसे कोई बात अगर निकलती है, अगर उसका कुछ सकारात्मक पहलू हो, हम लोग उसी पर केंद्रित रखें। हम लोगों का एक ही विषय है फिलहाल लगातार कि जब वो बात करे किसी भी विषय को लेकर के, तो हम उससे आगे कौन से दर्शन पे वो जा रहा है, किस दर्शन के रास्ते से होकर किस विज्ञान का वो सिरा पकड़ रहा है और कहाँ तक जाएगा, यह चेतना का विकास जो क्रम है बड़ा मजेदार है। फ्रेगमेंटेड मस्तिष्क ही अगर एक एक सिजोफ्रेनिक है तो सिजोफ्रेनिक भी अगर होगा कि तो उसमें एक नया और सिजोफ्रेनिक जुड़ सकता है। जैसे इसमें नभ अस्तित्व बात की आपने कहा यही तो खेल है कि साइकोलॉजिस्ट उसको सिजोफ्रेनिक बनाने पे तुले हुए हैं, समाज उसे पागल बता रहा है, कुछ लोग उसे ड्रग एडिक्ट बता रहे हैं। अब आप देखिए उसके कितने नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, उसके बाद वो कितने ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम कर रहा है। हम यही बात बता रहे हैं, यही बात हम लगातार कहना चाहते हैं अपने सारे सुनने वाले लोगों से कि उसकी पॉजिटिवनेस को हमें देखना चाहिए। नेगेटिव तो बहुत कुछ दिखेगा हमें, उसका नाखून बढ़ा भी कुछ लोगों को बुरा लग सकता है। बात करेंगे जैसे उन्होंने नाखून बढ़ा रखे हैं और किसी ने सवाल पूछ लिया कि आपने नाखून क्यों बढ़ाए, तो बोला यही फेमिनिन अप्रोच है कि हम कैसे सुरक्षित दूसरे को बचा कर रखेंगे और हाँ, खुद वो को तो नाखून करने का भी उन्होंने बताया था, उन्होंने सिंदूर करने का भी बताया तो तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। एनीवे बहुत सर अच्छा लगा आपसे आज के इस पूरे पहल पर बात करने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे फिर एक मौका दिया और मुझे उम्मीद है कि आगे एक नए सिरे से बात शुरू होगी। हम तब तक जो है इनकी अगली यात्राओं का इंतजार करेंगे और अगले नए विषयों का इंतजार करेंगे सर। जी नमस्कार, आपने समय निकाला उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर।